पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो वही बच्चे देखें जो बच्चे नीट 2026 के लिए सीरियस हो और साथ ही साथ कम से कम यदि मैं बात करूं वो दिन के अंदर 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी 2 महीने पढ़े हैं, 3 महीने पढ़े हैं, बहुत समय पड़ा हुआ है, लेकिन आप यदि नोट डाउन करोगे ध्यान से तो सिर्फ हमारे पास 100 डेज बचे हैं। जिस दिन आपको ये वीडियो दिखेगी हो सकता है 1-2 दिन और कम हो चुके हो। 1 दिन या 2 दिन कम होना मतलब हो सकता है कुछ चैप्टर आपके हाथ से छूट जाएंगे। लगभग 78 to 79 चैप्टर हम लोगों को नीट के लिए तैयार करने होते हैं, तब जाके सिलेक्शन होती है। दैट मीन्स अब जो समय बहुत ज्यादा क्रूशियल है, हम 1 सेकेंड भी यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। तो करें स्टार्ट बेटा जी। पहली बात कि भाई कम से कम 8 से 10 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। 3 टॉपिक्स के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। वो पहली है जो हम लोगों ने ध्यान रखना है, वो है एक एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करेंगे। किस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़नी है, किस में नहीं पढ़नी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आवश्यकता नहीं होती। पीवाईक्यूज के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, ये 3 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा टेस्ट देना है, कैसे देना है, वो सब चीजों के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो भाई सबसे पहली बात करते हैं प्रायोरिटी। इसलिए बेटा आपको इतना पता है, चाहे हम जितना मर्जी चिल्ला ले, मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, मैं बार बार बोलता रहूंगा बेटा ऑर्गेनिक पढ़ो, ये करो वो करो। फिजिक्स वाले टीचर बोलेंगे फिजिक्स पढ़ लो, दिन में 10 घंटे फिजिक्स पढ़ते रहो। ऑब्वियस सी बात है, हर एक टीचर चाहता है कि उसके सब्जेक्ट में बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मैं आज उस बात पे चर्चा करने आया ही नहीं। क्यों? एट प्रेजेंट टाइम पर या जो 100 दिन बचे हैं इसमें मैं यदि आपको ये समझाता रहूंगा तुम ऑर्गेनिक पढ़ो, ऐसे करूंगा तो यार ऑर्गेनिक के आने वाले सिर्फ 17 क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन सही करने से सिलेक्शन तो ना होगी। सिलेक्शन तो तब होगी जब तुम्हारे 600 प्लस मार्क्स आएंगे। अरे यस और नो बेटा, लॉजिकली सोचो इस चीज को। एट प्रेजेंट टाइम पे मेरा काम है तुम्हें प्रॉपर गाइड करना कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दो, कैसे पढ़ो, क्या क्या टॉपिक्स का ध्यान रखो, उनके ऊपर चर्चा करने आया हूं। क्लियर बेटा जी। यदि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात करें नीट सब्जेक्ट के अंदर, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है बायो। 360 मार्क्स फ्री के। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बायो के अंदर 350 स्कोर करते हैं। बहुत ज्यादा नंबर है जो 360 आउट ऑफ 360 गेन करता है। मैं कम कर लेता हूं, 340 की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? 340 की ही बात कर लेता हूं, 340 प्लस मार्क्स की भी बात करता हूं। तो हम लोगों को उसके लिए क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा बेटा। बायो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनसीईआरटी। आपको इतना पता है बायो का क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल तो आने से रहा, सारा थ्योरी बेस्ड है। एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी दी गई हुई है। तो हर एक पैराग्राफ के आप लोगों ने अंडरलाइन किए ही होंगे। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा अभी तक मेरे को सुन रहा है इसका मतलब वो सीरियस है, उसने पढ़ाई पहले भी की होगी। हर एक एनसीईआरटी की लाइन को अंडरलाइन भी किया होगा, इंपॉर्टेंस को भी, जो भी चीजें होंगी उसको भी अंडरलाइन किया होगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि नीट में जाने से पहले आपकी जो एनसीईआरटी होगी उसके अंदर जो भी तुमने इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन की है वो कम से कम 2 to 3 टाइम रिवाइज हो जानी चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? मिनिमम 2 to 3। बच्चे बोलते हैं अरे सर नोट्स हमने पढ़ लिया, मॉड्यूल हमने लगा लिया, एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लिया, अब ठीक है। नहीं बेटा, 2 से 3 बार। क्यों? उसको याद भी तो रखना है दिमाग में, समय लगता है ना उस चीज के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ के जानी है बायो की, बॉटनी और जूलॉजी की। लेकिन साथ ही बात करूं जितने भी उसके अंदर बेटे टेबल्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, आपको पता है बायो को याद करने के टीचर, देखो मैं बायो का तो टीचर नहीं हूं लेकिन मुझे इतना पता है बायो को याद रखना है तो बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी उसमें बड़े सुंदर सुंदर डायग्राम होते हैं, है ना। वो अलग बात हमसे बनते नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको वो ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है भाई, मुझे नहीं बनना। तो आपको जितने भी उसके अंदर बेटा डायग्राम या टेबल्स होंगे वो याद होने चाहिए, क्योंकि थ्योरी को टेबल या डायग्राम से तुम लर्न करोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। लेकिन साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यू है 10 ईयर्स के, कितने ईयर के? 10 साल के पीवाईक्यू अपने लगाने हैं। मॉड्यूल लगा रहे हो अच्छी बात है, क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पीवाईक्यूज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको बताएगा कि एग्जामिनर किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि हर बार ऐसा तो है ही न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब एग्जामिनर एक तरह से पूछेगा आप लोगों को, और वो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से पता लगता है। इसीलिए ये तीनों चीजें आपने फॉलो करनी है बायो के लिए भाई, इसको नहीं छोड़ना। लेकिन यदि कुछ चैप्टर्स की बात करूं, देखो मैं बायो का नहीं हूं लेकिन मैं बायो के टीचर से पूछ के आया हूं कि सर मुझे बताइए, बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे बताइए ऐसे 5 चैप्टर वो इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चा शुरुआत यहां से कर ले कि ये तो करने ही करने हैं, करने तो सारे हैं, ऑब्वियस सी बात है। 340 का टारगेट बना के बैठे हो तो 4 चैप्टर्स तो थोड़ा कुछ होगा, लेकिन शुरुआत कहां से करें? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर शुरुआत कहां से करें। आज हम रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं, आपने बोल दिया 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन कहां से स्टार्ट करें? अरे भाई ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके बच्चों,
दूसरा जेनेटिक्स, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, चौथा सेल साइकिल। ये तो इनिशियल स्टेट पे करो। इन चैप्टर्स को इनिशियल मतलब शुरुआत यहां से कर लो, फिर आगे आगे चलते जाने जितने भी चैप्टर्स है आप लोगों के। इज इट क्लियर बेटा? तो ये बायो की स्ट्रेटेजी है, ये चीजें करनी है। एनसीईआरटी 2 to 3 टाइम पढ़ना है। टेबल्स उसके हर एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। डायग्राम, हर एक चीज या डायग्राम में जो भी डेटा गिवन होता है वो सारा तुम लोगों को याद होना चाहिए। पीवाईक्यू 10 ईयर लगाना है और शुरुआत बायो की प्रैक्टिस से इधर से करनी है। इज इट क्लियर? ये करना शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोगों को मोशन के चैनल पे आप लोगों को पता है आपको हेल्प किस न किस तरीके से मिलती रहेगी, तो उसके लिए वन शॉट्स भी आने वाले कुछ टाइम में ऑब्वियस ही बातें स्टार्ट करते ही हैं। लेकिन यदि मैं अपने चैनल की बात करूं, बायो तो ऑब्वियस बात है पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी जरूर लाता रहूंगा बायो के लिए भी और फिजिक्स के लिए, छोड़ने वाला नहीं हूं भाई। ओके बच्चों, लेकिन नेक्स्ट यदि बात करते इसका केमिस्ट्री। अरे भाई केमिस्ट्री अपनी बात आ रही है, हमारे सब्जेक्ट की बात आ गई तो इस पर तो चर्चा लंबी होगी, मेन बिल्कुल डेप्थ में होगी जो चाहिए। हमारे केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है, पता है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। पढ़ने का तरीका सबको पता है। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसके अंदर न्यूमेरिकल आने वाले हैं। क्या आते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल, डेटाबेस क्वेश्चन, यस और नो। न्यूमेरिकल आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, नीट के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला बेस्ड। अरे भाई ये जेई नहीं है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिया जाएगा, नहीं। डायरेक्ट पूछा होगा, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन भी कोई डिफिकल्ट नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होगी। समझ रहे हो इस चीज को? तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। फॉर्मूला चार्ट बना लीजिए। और ये खाने वाली चार्ट नहीं है कि हाँ सर चार्ट खानी है क्या, नहीं। आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है, उसको याद करना है, ट्राई करना है कि डेली या फिर अल्टरनेट डे पर आपको उस चार्ट को रिवाइज करना है, ताकि वो फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। जैसे पेपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते तुम्हें पता हो कि कौन सा फॉर्मूला है, अरे वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन पीवाईक्यू नहीं छोड़ने। कौन बेटा? पीवाईक्यू नहीं छोड़ने। लेकिन ध्यान रखना, ये पीवाईक्यू जो तुम 10 साल के पीवाईक्यू लगाओगे ना, 10 ईयर्स के, 10 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाने नीट के, लेकिन साथ ही साथ जो नीट के सिलेबस वाला पार्ट जेई में भी है तो उसके भी लगाने हैं। ओके बच्चों, मतलब जेई के भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ने। आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, बेटा आज जेई का पेपर हुआ है, वो क्वेश्चन भी करना ही है, छोड़ना नहीं है भाई। वो आपकी नजरों के सामने से गुजरे हुए होने चाहिए। हाँ वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ी हाई लैंग्वेज में दिए जाएंगे, डजंट मैटर। तुम्हारा इनहांस तो होगा दिमाग, तुम्हें पता तो लगेगा एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना होगा तो एग्जाम में क्या सोच के डाल सकता है। और मान लो वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ गया, नीट में डिफिकल्ट का पेपर दे दिया, फिजिकल का पेपर डिफिकल्ट आ गया भाई, तुम बोले अरे यार ये ऐसे क्वेश्चन तो जेई में उस साल में पूछे गए थे, मुझे पता क्या करना है इसमें, तो मजा आएगा नहीं आएगा? हाँ आज मेहनत लगेगी तो 100 दिन है ना हमारे पास, स्ट्रेटेजी भी 100 दिन की बनाई जा रही है ना आप लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही तो करने के लिए आए हैं आज हम लोग। लेकिन बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का तो सिंपल फंडा है, रिएजेंट्स। क्या बच्चों? रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए। रिएजेंट के फंक्शन भी तुम लोगों को याद होने चाहिए। कौन सा रीजन क्या काम करता है, किस टेम्परेचर काम करता है, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। आपको डायरेक्ट रिएजेंट दिया गया होगा, भाई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पूछा होगा, तुम्हें रिएजेंट याद होगा तो तुम सेकंड में आंसर कर पाओगे। इज इट क्लियर? बाकी इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको लोगों को कुछ टाइम के अंदर बहुत शॉर्टकट तरीके की के पास वीडियोस लाने वाला हूं, ट्रिकी जो होते हैं कि भाई तुम्हें क्या देखकर क्या लगाना है, फटाफट क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, वो काम मेरा है। चैनल से जुड़ चुके होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, कोई नया स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बेटा इस चैनल को। आप लोगों के ऑर्गेनिक के वो 16-17 क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो तो मेरा काम है निकलवाना। क्लियर? उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आएंगी, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा इसके लिए। लेकिन साथ में एनसीईआरटी, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जरूरत नहीं है, बट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। देखो इनऑर्गेनिक मैंने अकेला एनसीईआरटी लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन मिलेगी, जैसे तुम्हें बायो में मिलता है ना एनसीईआरटी बेस्ड, वैसा ही इनऑर्गेनिक में मिलता है। इसलिए सबसे प्रायोरिटी क्या बच्चों? एनसीईआरटी, लेकिन साथ साथ वो पीवाईक्यू यहां भी लगाने हैं। किस किस के? सर नीट के भी लगाएंगे, सर जेई के भी लगाएंगे, दोनों के लिए। याद रखना फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जब तुम पीवाईक्यू लगाओगे वो जेई के भी साथ में लगाने, लास्ट 10 साल के 100, 200, 250 क्वेश्चन बनेगा, डजंट मैटर, बढ़िया मजा आएगा। थोड़ा वैसे क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आने को हो भी गया, जैसे फिजिक्स का पिछले साल डिफिकल्ट दे दिया, इस बार सोचा कि भाई केमिस्ट्री का डिफिकल्ट बनाते हैं, तुम्हारे लिए वो आसान हो जाएगा, फिर मजा आएगा नहीं आएगा? हाँ आज तुम तंग होंगे, अरे यार हमने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से 50 से 50। अब ये भी तो सोचो तुमने जेई के लगाए हैं,
तुम्हें 50 जो गलत हुए तुम्हें पता है उससे अब उसमें क्या चीज नहीं करनी। पेपर में वैसा क्वेश्चन आ गया ना, सेकंड्स में लगाओगे तुम, तो जरूरी है ये चीज, समझ रहे हो? तो ये आप लोगों को करना ही करना है। अब हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर। सेम वही चीज जैसे मैंने बायो के टीचर से पूछ के लाया हूं, वैसे फिजिक्स के टीचर भी मैंने आज पकड़ लिया। मैं कहा भाई साहब मुझे बताओ भाई क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, ऑब्वियसली हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, लेकिन शुरुआत कौन कौन से चैप्टर आपके स्टार्टिंग में होने चाहिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि फिजिक्स की बात करें, याद रखना बायो तुम्हारा बेस बनाता है, बायो नीट का बेस है। केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचाएगा, सिलेक्शन तक भी पहुंचा देगा, लेकिन फिजिक्स रैंक देता है। याद रखना बेटा जी, फिजिक्स रैंक देगा। जो फिजिक्स में 160 प्लस चला गया, समझ आना, रैंकर है वो रैंक निकालने वाला है, 2 डिजिट में रैंक आ जाएगा उसका आसानी से। तो फिजिक्स यार ना रैंक निकालती है। फिजिक्स में तुम कमजोर हो तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन रैंक बढ़िया नहीं आएगा। बढ़िया नहीं आएगा मेरा मतलब बढ़िया नहीं आना मतलब 400 500 600 700 तक आ सकता है, लेकिन टॉप 100 में घुसना है तो भाई फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। टॉप 1000 में भी वैसे फिजिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए ही चाहिए। और तुम लोग बेटा अभी 100 दिन है, 100 दिन मेहनत करोगे तो फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। कोई ऐसा तुम्हें कोई जेई या जेई एडवांस लेवल की फिजिक्स नहीं है नीट के अंदर, तो तुम्हारे से आसानी से हो जाती है। यहाँ भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। तो मैं यहाँ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक लेके आया हूँ जो टीचर से मैंने पूछे। एक बढ़िया जो हमारी कोटा की वन ऑफ द बेस्ट टीम कह सकते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि कौन कौन से चैप्टर से हम शुरुआत करें। करने सारे शुरुआत की बात कर रहा हूं, चाहे वो यूनिट एंड डायमेंशंस हो, चाहे काइनेमेटिक्स हो, लॉ इमोशंस हो, आपके वर्क एनर्जी हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, मॉडर्न फिजिक्स हो। मॉडर्न फिजिक्स से बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते होंगे, मुझे तो खुद ही नहीं आती भाई, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करूं सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें आने ही चाहिए भाई, ये तो चाहिए। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये चाहिए। इसके अलावा जो भी चैप्टर करने वो भी, छोड़ना कोई भी नहीं है बच्चों। इज इट क्लियर? तो इनकी लिस्ट बना लेना और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख भी देना कि कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारा पहले रेडी है। मैंने कुछ चैप्टर्स दिए, लिखे यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में कर देना कौन कौन से तुम्हें आते हैं। या तुम्हें लगता है कि सर इसके अलावा भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ कोई एक ऐसा टॉपिक है कि सर इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स या फिर बायो के, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि दूसरों की हेल्प कर लो ना यार, कि सर इस पर से बड़ी ज्यादा थे, जो बाकी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज इस टॉपिक को कवर कर ले। तो हर एक बच्चा कमेंट करेगा अपने हिसाब से कि उसको लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ताकि सब मिलकर तैयारी करेंगे, सबकी सिलेक्शन हम निकालेंगे। समझ रहे हो बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो इस बार। ओके बेटा जी, टाइम टेबल की बात करते हैं। जनरली टाइम टेबल की मैं बात करता हूं, हम बोलते हैं 8 घंटे 10 घंटे मिनिमम पढ़ना होता है। ओके बच्चों, उसमें से लगभग बायोलॉजी को 4 आवर्स मिनिमम। ऐसा क्यों? क्योंकि बायो में 360 है और बायो बेस है हमारा, बायो ही हमारे। यदि बायो में कम मार्क्स आ गए तो वैसी सिलेक्शन नहीं होती बेटा जी। तो बायो में तो मार्क्स चाहिए। तो लगभग 3 से 4 घंटे तुम पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री 2.5 घंटा, फिजिक्स वैसे 2 घंटे, लेकर 2 से 3 घंटे बेटा जी। ओके बच्चों, और रिवीजन और एमसीक्यू। ओके बेटा जी, या मैं इसमें जगह PYQs भी ले लूं प्रैक्टिस के लिए, तो वो 1.5 से 2 घंटा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मतलब टोटल शेड्यूल आपका 10 घंटे के पास होना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा ये जो बायोलॉजी है वो सर मैं 3 घंटे में कर लेता, कोई बात नहीं, फिजिक्स में 1 घंटा और बढ़ा लेना। जरूरी नहीं है तुम भाई 4 बोल दिए 4 ही लगाने हैं। स्ट्रेटेजिकली भाग दौड़, ऐसे वो भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलना कि सर वो 5 घंटे पढ़ रहा, मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। सर मैं फिजिक्स वीक है, फिजिक्स में पढ़ लेता हूँ 6 घंटे। सर आज मैंने 6 घंटे फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 1-1 घंटा पढ़ी। अबे कहाँ सिलेक्शन होगी? नहीं होगी। फिर तुम एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं ले सकते, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी दो। स्कोरिंग बेस, कौन सा मार्क्स या किस क्वेश्चन में या किस सब्जेक्ट में जल्दी मार्क्स मिल सकते हैं। यहां तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला नीट सिलेक्शन के बाद कि तुम्हारे फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायो में कितने थे। पूछा जाएगा कि तुम्हारा नीट में रैंक क्या है, रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है। समझ रहे हो इस चीज को? हो सकता है तुम उधर 360 में 360 ले आओ, 180 में से 180 ले आओ, और फिजिक्स में सिर्फ 100 ही लेके आओ, सिलेक्शन हो गई। लेकिन वही बात करता हूं, फिजिक्स में 180 में से 160 प्लस ले आया, बायो में 250 आए, केमिस्ट्री में 100 आए, सिलेक्शन होगी क्या? फंस जाएगा इंसान। समझ रहे इस चीज को मैं क्या कहना चाहता हूं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहां से क्वेश्चन या जहां से इजीली मार्क्स मिल सकते पहले उनको बटोरो। मुश्किल वाले तो सबके लिए मुश्किल है, इजी वाले में से मार्क्स नहीं जाना चाहिए। समझ रहे इस चीज को बेटा जी? क्लियर? गुड। अब है कुछ मिस्टेक्स, ये नीट 2026 में बच्चे जो बैठने वाले हैं
कौन कौन सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। पहली मिस्टेक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा सबसे ज्यादा करता है और उसको पता भी नहीं होता कि वो ये मिस्टेक कर रहा है, वो क्या है? टेस्ट एनालिसिस को वो इग्नोर कर देता है। टेस्ट दे रहा हूं सर मैं डेली, या हर अल्टरनेटिव पे टेस्ट दे रहा हूं, यहां मॉक टेस्ट लिया, वो मॉक टेस्ट लिया, सर डेली टेस्ट दे रहा हूं, दिन में 2-2 टेस्ट भी दे रहा हूं। अच्छा बेटा, एनालिसिस से क्या पता लग रहा है तुम्हारा क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, कौन सी है? ये क्या होता है? ये तो हमें पता ही नहीं। हाँ सर, टेस्ट मैंने नीट 2026 से पहले 100 टेस्ट दे दिए, लेकिन बेटा 100 टेस्ट में तुम्हें क्या पता लगा? पता तो लगा सर, कभी 300 मार्क्स आ रहे थे, कभी 400, कभी 500, एक बार तो 600 भी आ गए थे, खुश हो गए। लेकिन तुम्हें पता क्या लगा? उस मॉक टेस्ट का फायदा क्या है? मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा है कि टेस्ट एनालिसिस करने से पता लग जाए कि तुम्हारी क्या गलतियां हो रही है और वो गलतियां नीट में ना हो। इज इट क्लियर? तो भाई ये टेस्ट एनालिसिस कोई बच्चा इग्नोर नहीं करेगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो मुंडी उड़ा दूंगा तुम लोगों की, समझ रहे हो? दूसरा, नई किताबों में मत घुसो। अब 100 दिन है, आप लोगों को जो पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है, उसी को समेटो। नई किताब के चक्कर में, नए कंटेंट के चक्कर में होता क्या है ना, बच्चा क्या करता है, इधर उधर से मटेरियल उठा के ले आता है। अरे मेरे को मेरा रूममेट था, वो तो उस टीचर के नोट्स पढ़ रहा था, वो उसके पढ़ रहा था, वो उसके कर रहा था, वो कहीं के सर मैंने सारे इकट्ठे कर ली। क्या करोगे? उसका कंफ्यूजन ही होगी। जो भी तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है इस चीज को समझो। कोटा में बैठ के पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, जिस टीचर ने पढ़ाया वो बेटा कुछ ना कुछ करा ही होगा जीवन में, उसने सिलेक्शन दी होगी बच्चों की, उसको पता होगा क्या पढ़ाना था क्या नहीं पढ़ाना था। इसलिए जो कंटेंट पढ़ाया गया उसी को समेटो, उसी को रिवाइज करो, उसको थोरली स्टडी करो वापस से, ताकि वहां से गलती ना हो। नया नया कंटेंट ढूंढ लोगे, कहीं से पढ़ना शुरू कर दोगे तो दिक्कत आएगी तुम लोगों को। इसलिए कोई नई बुक नहीं, अपने मॉड्यूल प्रैक्टिस करो, क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो हम लोग प्रोवाइड करें, जैसे मोशन लर्निंग ऐप के ऊपर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए, उनको लगाओ ना। PYQs भी हमने उसमें दे दिए, उनको लगाओ ना। समझ रहे हो? कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ओवर स्टडिंग फिजिक्स, वही जो मैं पहले बोल चुका हूं। तुम लोग यदि 6 घंटे इसको पढ़ लोगे, बाकी सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दोगे, तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन कहां से होगी? इक्वल टाइम दो। क्या देना है? इक्वल टाइम देना है। और फोर्थ वन है कि सर मैं 10 घंटे पढ़ा आज, सर मैं 12 घंटे पढ़ गया। कितने? सर 12 घंटे पढ़ लिया, फोकस जीरो था, फोकस था ही नहीं, तो उस 12 घंटे का पढ़ने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जीरो रिजल्ट। रो रहा है, समझ रहे हो? जीरो रिजल्ट आएगा। क्यों जीरो? सर बैठने से सिलेक्शन नहीं होती, किताब सामने खुली रहेगी, पहले पेरेंट्स के सामने तुम ऐसे बैठ जाओगे, पेरेंट्स को लगेगा अरे वाह मेरा बच्चा 12 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन फोकस से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगी बच्चों। तुम 12 घंटे के बजाय 8 घंटे पढ़े, 4 घंटे कम, लेकिन फोकस के साथ पढ़े, वो ज्यादा इफेक्टिव है रिजल्ट के लिए। समझ रहे हो इस चीज को बेटा जी? तो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 चीजों को क्या करना है, अब इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और जो आई थिंक कुछ बच्चे कर भी होंगे, जो बच्चे यहां तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दे आर सीरियस स्टूडेंट्स, जो अपने लिए चाहे पढ़े नहीं पढ़े वो मैटर नहीं करता, अब वो सीरियस हैं। और यदि आप बहुत सीरियस है, अपनी मिस्टेक्स को सुधार लोगे, यदि ये मिस्टेक हो रही है तो इनको हटाने की कोशिश करो। यदि कोई तुम लोगों को लगता हो कि सर हम ये मिस्टेक हो रही है लेकिन फिर भी हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट कर देना, जल्दी से कमेंट कर देना, मैं आपको वहां सोल्यूशन दूंगा, मैं अपना नंबर तक शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि बच्चा यहां तक पहुंचा है, यहां तक उसने सुनी है वीडियो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, वो मेरा काम है, मैं करूंगा, बट आपकी तरफ से भी मुझे एफर्ट उतना ही चाहिए, दिखना भी तो चाहिए। तो कमेंट कर देना, कोई भी बच्चे को इश्यू होगा कि सर मुझे ये चीज है, मैं ट्राई भी करता हूं लेकिन मुझसे ये नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, मैं जरूर कमेंट करूंगा उसके ऊपर, बट आप लोगों को बोलना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट यदि बात करता हूं मेंटल गेम। भाई एग्जाम में सबसे बड़ा चीज है ये मेंटल गेम। एग्जामिनर भी तुम्हारे साथ मेंटल गेम ही तो खेल रहा है, हर बार एनसीईआरटी पेपर डालता है, बच्चा फिर भी फंस जाता है। सोच के देखो क्या गेम है, प्रेशर, मेंटल गेम, उसको समझ ही नहीं पा रहा गेम को। समझ रहे इस चीज को? तो पहला, डोंट पैनिक भाई, पैनिक नहीं होना। किससे? मॉक टेस्ट कोर्स से। हो सकता है जो तुम टेस्ट दे रहे हो, दिन में 2 टेस्ट हुए, ऑब्वियस सी बात है, एक सुबह टेस्ट दिए, एक शाम को दिए, शाम वाले टेस्ट में मार्क्स कम ही आएंगे मॉर्निंग वाले से। हो सकता है तुमने पढ़ाई किया लेकिन मॉक टेस्ट में कुछ कोई ना कोई दिक्कत हुई और मार्क्स कम आए, 300, 350, 400 नंबर, 500 नंबर ही आए। मत लो टेंशन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया, ये जो टेस्ट तुम लेते हो, दे रहे हो ना अभी मॉक टेस्ट, वो तुम्हारे नीट में मार्क्स ऐड थोड़ा ना होंगे कि सर इसमें 350, तो इस बार नीट के 2026 में 350 नंबर ही जुड़ेंगे क्या?
वो आपको आपकी मिस्टेक्स पहचानने के लिए है कि लास्ट में मिस्टेक कौन सी कर रहे हो और उसको सुधारो जल्दी जल्दी से। तो वो जो मॉक टेस्ट का स्कोर आ रहा है उसको ज्यादा पैनिक मत हो, उसको सुधारा जा सकता है यदि तुम ध्यान से अपनी जो टेस्ट को एनालाइज करके अपनी गलतियों को सुधारोगे तो। समझ रहे इस चीज को। दूसरा, इंप्रूव 20 to 25 मार्क्स। मत भागो कि मैं इस टेस्ट में सर मेरे 400 आए थे, मान लो फर्स्ट टेस्ट के अंदर T1 के अंदर आपके 400 मार्क्स आए, सर टेस्ट 2 के अंदर तो मेरे को 600 नंबर चाहिए। अरे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन 400 से सर 420 या 25 नंबर आ जाएंगे। 425 लो, फिर 20 से 25 नंबर बढ़ाओ, 450 लीजिए। 4 से 5 टेस्ट के बाद अपने आप तुम लोग, या 6 टेस्ट के बाद तुम यहां पहुंच जाओगे। समय लगता है, तुम्हें छत पे चढ़ना है तो सीधा उड़ के नहीं जा सकते, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़िए, अच्छा रहेगा। 4 सीढ़ीज पे जंप करके सीधा आगे जंप लगाओगे ना तो चोट लगेगी लगेगी। छोटे छोटे टारगेट, सर मैं आज 20 नंबर बढ़ाऊंगा इस टेस्ट में, डाल एफर्ट 20 नंबर जितना, सर इसमें इतने बढ़ाऊंगा। टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, फिर जाके बड़े टारगेट तक पहुंच पाओगे। सीढ़ियां बनाओ छत तक पहुंचने के लिए, एक ही सीढ़ी बना दी तो वापस गिर जाओगे। समझ रहे इस चीज को। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। सुबह उठो, जब भी उठो 15 से 20, ज्यादा नहीं, 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट जरूर कीजिए। वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जो भी बच्चे जैसे अच्छा लगे उसको। कुछ नहीं है तो योगा कीजिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि मेंटल पीस मिलता है इन चीजों से। हम बोलते सर मैं भाग के आया, 20 मिनट भागा, मैं तो थक गया, लाते दुख गया, मैं पढ़ाई कैसे करूं। नहीं, वो तुमने दिमाग में सेट कर लिया ऐसा कि मैं थक जाता हूं। अबे नहीं, सुबह उठ के वॉक करने का या कुछ भी एक्सरसाइज करने का, उससे होता क्या, माइंड फ्रेश हो जाता है। और जब माइंड फ्रेश होगा तो चीजों को समझने के लिए वो तैयार हो गया। मतलब तुम भाग के आए, 20 मिनट एक्सरसाइज की या योगा किया, पढ़ने बैठे, उसके बाद तो माइंड रेडी है कि बस मेरे को अब नींद नहीं है, मुझे कोई थकावट नहीं, मैं एक्टिव हूं, चलो अब पढ़ाई करते हैं। तो दिमाग में लंबे समय तक उसको याद रखा जा सकता है। इसलिए ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना, पैनिक मत होइए। जो भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं उनमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कीजिए, डेली एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ओके। और कुछ टेस्ट सीरीज, जैसे अभी से बात मैंने बोला मॉक टेस्ट देने तो पड़ेंगे, यस और नो। तो मैं यदि आपको बोल दूं, बताऊं, ब्रह्मास्त्र और वज्र टेस्ट सीरीज हम मोशन वालों ने लॉन्च किए हुए हैं, टेस्ट चल भी रहे हैं। वज्र टेस्ट सीरीज में हर एक टेस्ट 1-1 घंटे का दिया गया, ताकि तुम में आदत पड़ सके कि 1 घंटे के अंदर एक पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर में भी तो ऐसे ही है ना, 1 घंटे के अंदर हमें एक सब्जेक्ट को खत्म करना है। तो आदत डालने के लिए हम लोगों ने वज्र टेस्ट सीरीज रखी हुई है। और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के लिए कहते हैं ना, कुछ चीजों को अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद उनके रिजल्ट बोलते हैं। लगभग 70% के नियर बाय पेपर नीट में आता है। या पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं तुम्हें, ज्यादा तो छोड़ो। मतलब ब्रह्मास्त्र सीरीज कर लिया तो मतलब समझ जाइए 60 से 70% तो मान के चलो आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा वो डेटा आगे पीछे किया जाए, लेकिन वे ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन इज सेम, तरीका से मिलेगा। हमारी बहुत बड़ी टीम इस चीज के लगी है, हम भी एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज के लिए कि बच्चों को पहले एक तरह से हो गया कि नीट से पहले नीट का पेपर मिल जाए, क्या मजा आएगा। और ये चीज तुम फील करोगे जब तुम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज दोगे, और जिस दिन नीट 2026 में बैठोगे तुम देखोगे अरे वाह साहब, ये तो उस टेस्ट में आया था। तो ये 2 टेस्ट सीरीज है, आप इसको ले सकते हो मोशन के आपके, या मैं लिंक डलवा दूंगा जहां से आप इनको बाय कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन एज वेल एज, जैसे भी एकेडमी टीम आपको बता देगी। बट हाँ, ये आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। ओके बच्चों, तो ये तो स्ट्रेटेजी हुई पूरे 100 दिन की, हमें क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी। ओके बेटा, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ एडिटर साहब यहाँ लिंक डाल देना, कौन सा, अभी मैंने लास्ट डे बताया था, लास्ट वीडियो आप तुम देखोगे, जिसमें हम लोग बता रहे थे कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करने वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पिछले 10 साल में जितने भी जेई में पीवाईक्यूज आए हैं ना, जो नीट के सिलेबस में है, उनको लाने वाला हूं, ताकि तुम लोगों को उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके बच्चों, बाकी जो नया स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है, 1 शॉट्स भी इस चैनल के ऊपर डले हुए हैं, वो भी तुम लोग देख सकते हो। यदि आपको 1 शॉट नहीं देखना, आपको लॉन्ग वीडियोस देखनी है कि मुझे पूरा क्लास की तरह माहौल चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लास वाइज, जो क्लास में हम पढ़ाते हैं कोटा के अंदर, वही सेम डेटा के साथ वहां पर पढ़ाया गया हुआ है, सेम क्लास के लेक्चर्स, तब उनको देख सकते हो। कोई भी इश्यू आएगा तो आप कमेंट करना, मैं ही आपको जवाब दूंगा। ऐसा नहीं मैंने कोई 4 बंदे बिठाए, मैं खुद रिस्पॉन्स करूंगा उसके ऊपर, लेकिन एफर्ट पहला आपकी तरफ से। ओके बच्चों, बाकी आज के लिए इतना काफी है। और कोई इश्यू चाहिए हो रहा हो आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाना या जैसे भी आपको कमेंट कर दूंगा कि क्या तुम या किस तरीके से तुम इस चीज को सुधार कर सकते हो। ओके बच्चों, बाकी आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बच्चों।